Hello students, welcome to Maths Mera Junoon, and today I am going to start the logarithm. This is one of the very basic topic and very basic things are there, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़ भी देते हैं जो हमें नहीं आता, हम उसे केयर नहीं करते, लेकिन मैं इस लेक्चर में सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। ये पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का लेक्चर है जिसमें कि लॉग को हम टोटली इंट्रोड्यूस करेंगे और इसमें छोटे से छोटे लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करके हम सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को और बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे ताकि लॉग की जो बहुत सारी वास्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप भूल जाते हो, ठीक है, उसे आप कहीं ना कहीं याद कर सकोगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को समझना है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल पोर्शन को समझेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें इसके पहले समझना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे समझ सकते हो जैसे y इक्वल टू a पावर x लिखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे बेहतर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लें मैं लिखता हूँ 4 पावर 2 इक्वल टू 16, ऐसा मैं लिख रहा हूँ। तो कुछ एक्सपोनेंशियल वैल्यू है कि अगर 4 का पावर 2 करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10 पावर 2 इक्वल टू 100, तो ये कहीं ना कहीं कोई नई बात आपके लिए नहीं है, ये बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फिर कहीं ना कहीं इससे लॉग का क्या रिलेशन है, इससे लॉग का क्या रिलेशन है? तो इससे लॉग का रिलेशन है, लॉग का रिलेशन है। वो कैसे है वो हम इन दो बातों से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 पे पावर 2 है तो आंसर आ रहा है 16, 4 पे पावर 2 है तो आंसर आ रहा है 16। लेकिन लॉग इससे कैसे रिलेशन कर रहे हैं? लॉग का रिलेशन है कि अगर कहीं ना कहीं आप लॉग लेते हो किसका, 16 का, लॉग लेते हो आप 16 का और उसका बेस हो 4, उसका बेस क्या हो 4, तो कहीं ना कहीं लॉग 16 का लेते हो और उसका बेस हो 4 तो आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2। ये लॉग का रिलेशन है। तो इसका मतलब लॉग यहाँ पे कह क्या रहा है, लॉग क्या कह रहा है? तो लॉग यार एक्चुअली लॉग का जो आंसर आया है वो क्या आया है, वो पावर वाली वैल्यू आई है। तो लॉग एक तरह से पावर ही है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ, इट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर। ये तो पावर की वैल्यू है। जैसे कि 4 का पावर 2 है तो आंसर 16 आया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 का कितना पावर करें कि 16 आ जाए? तो 4 का पावर 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है। तो द वैल्यू ऑफ पावर टू विच 4 कैन बी रेज्ड टू गेट 16, इसका मतलब यही है। अगर log 16 बेस 4 लिख दिए, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि 4 का कितना पावर करें कि 16 आ जाए। ये आंसर आपको क्या देता है? ये 4 के उस पावर को आंसर के रूप में देता है जितना पावर करने पे 16 आंसर में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं log को क्या और बेहतर तरीके से ये भी समझा सकता है। हाँ, यहाँ log कैसे बोल सकता है? यहाँ अगर आप 100 का log ले रहे हो और बेस में 10 है तो ये पूछ रहा है कि 10 का कितना पावर करें कि 100 हो जाएगा, आंसर 2। तो फिर क्या log क्या कहता है, ये बात हम समझ गए क्या? तो समझ गए कि अगर मान लें यहाँ 7 लिखा और यहाँ 49 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी 2 आंसर होगा। तो फिर क्या और भी कुछ सीख सकते हैं? तो अगर मान लें यहाँ 10 लिखा है और यहाँ कहीं ना कहीं 10,000 लिखा हुआ है तो सिंपल क्वेश्चन है कि 10 का कितना पावर करें कि 10,000 हो जाएगा? कितना पावर करना पड़ेगा? पावर 4 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लॉग का मतलब बस यही होता है, लॉग का मतलब बस यही होता है। यानी अब हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। इतना बात समझने के बाद हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट अस डिफाइन द लॉग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉगरिथम को हम डिफाइन कर सकते हैं। लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए अगर ये लॉग है, यहाँ पे a है और बेस में b है, अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इट गिव्स द वैल्यू
it gives the value of power, it gives the value of power to which a can be, sorry a नहीं b, जो बेस में है b इसकी बात हो रही है, b can be raised to get a पाने के लिए b का कितना पावर करें कि a हो जाए। जैसे कि अगर मान लें log लिखा हुआ है log 7 है ना, और यहाँ पे आप सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ log 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 1000, तो 10 का कितना पावर करें कि 1000 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो सवाल ऐसा भी हो सकता है log बेस 10 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 10 पावर 23, ऐसा अगर क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मेहनत करना ही नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है कि 10 का पावर 23 करेंगे तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। यानी कितना पावर करेंगे 23, भाई इस पे कितना पावर करेंगे कि ये आ जाए। तो ये तो दिखा रहा है, उसी का रूप दिखा रहा है। तो 10 का पावर 23 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर 23 हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर लॉग में अगर दिया है 4 है ना और यहाँ दिया है 64, ठीक है, तो क्या रिलेशन है, तो 4 का कितना पावर करें कि 64 हो जाएगा। तो कितना पावर करें 3, 4 का पावर 3 करोगे तो 64 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको पक्के तौर पे ये समझ में आ गया है कि लॉग कहता क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया है। लेकिन लॉग आया है एक्सपोनेंट से, तो एक्सपोनेंट की भी बात हम समझ लेते हैं। अगर कहीं ना कहीं इसका रिलेशन एक्सपोनेंट से करना शुरू करें तो कैसे होगा। तो सिंपली जो बेस में 10 है ये आ के इसको कंधे पे उठा लेगा तो लॉग चला जाएगा। जैसे 10 आया और 3 को कंधे पे उठाया तो लॉग चला जाएगा। अब आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा, 10 का पावर 3 1000 होता है। अगर यहाँ पे भी देखो 10 आया और 23 को कंधे पे उठा लिया तो ये क्या हो गया 10 पावर 23, कुछ नया नहीं लग रहा है। यहाँ पे 4 आया 3 को कंधे पे उठा लिया तो आपको मिल गया 64। तो ये एक्सपोनेंशियल पोर्शन था जिसको हमने लॉग के टर्म में लिखा था। तो लॉग से एक्सपोनेंशियल पोर्शन में फिर से चेंज कैसे किया जाता है ये आइडिया आपको लग गया होगा। अगर कोई भी लॉग की वैल्यू दी जाती है तो आप बड़ी आसानी से ये चेंज कर सकते हो। हाँ जानते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं लॉग को, अगर देखें लॉग बेस b करते हैं, बेस के लिए b और वैल्यू a है। अगर ये कर रहे हैं तो इसके बारे में भी हमें कुछ समझ में लेना है। अगर कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे y लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे x लिख दूँ तो कुछ इससे रिलेटेड बातें भी हमें जाननी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि लॉग के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए, बस ये दिमाग में चूँकि आपको यहीं रखना है। यानी कहने क्या मतलब, और यहाँ b की जगह पर मैं a कर देता हूँ, ठीक है। तो x जो है हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, a क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, यानी नेगेटिव की तो बात ही मत करो लॉग के अंदर। दूसरी चीज़ a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लॉग के साथ की कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं बात अभी क्या कर रहे हैं, लॉग का रिलेशन एक्सपोनेंशियल के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कर रहे हैं। तो पहले तो ये बात समझ लो कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ एक रिश्ता है। लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ एक रिश्ता है। लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते को हम कहते हैं इन्वर्स का रिलेशन। इन्वर्स का रिलेशन है। अगर कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का रिश्ता समझे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और इन्वर्स होता है तो दूसरी बात ये होती है कि अगर कहीं ना कहीं आप इसका ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हो, अगर कहीं ना कहीं आप इसका ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हो, है ना, तो आपको सिंपली ये समझना है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, है ना, तो अगर आपके पास ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है तो सिंपली यहाँ से आप इसका ग्राफ बना सकते हो।
ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाने आता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो। इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको मिरर इमेज लेना पड़ेगा। मिरर इमेज लेना पड़ेगा। किसके अलोंग लेना पड़ेगा, अलोंग y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स के अलोंग अगर मिरर इमेज ले लोगे तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो आप लॉगरिथमिक का ग्राफ बना सकते हो, और लॉगरिथमिक का ग्राफ मालूम है तो एक्सपोनेंशियल का बना सकते हो। यानी कहीं न कहीं अगर ग्राफ बनाना है तो उसका एक तरीका हमने सीखा कि y इक्वल टू एक्स के अलोंग मिरर इमेज ले लेते हैं, जो अभी हम करने वाले हैं। और इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक्सपोनेंट का एक और रिश्ता आपको समझ में आना चाहिए। एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू बेस 8, इसका मतलब क्या है, बेस क्या है 8 और इस पे एक्सपोनेंट क्या है 2, तो इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू बेस 8। एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू बेस 8 का मतलब 8 पे एक्सपोनेंट 2, सीधी बात। और यही बात ये भी कहता है एंटी लॉग ऑफ 2 टू बेस 8, एंटी लॉग ऑफ 2 टू बेस 8, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। यानी पॉइंट क्या है, जो एंटी लॉग है वो एक्सपोनेंट है, मतलब ये दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 2 टू बेस 8 कहो या एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू बेस 8 कहो, एक ही बात होती है, एंड दैट गिव्स 64, ठीक है। और इस बात का रिलेशन लॉग से क्या होता है, तो लॉग किसकी बात करता है, लॉग बात करता है कि अगर 64 का लॉग ले रहे हो, उसका बेस 8 है, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर 2 मिलता है, ठीक है। तो ये 2 आंसर क्या होता है, रिलेशन होता है कि 8 का कितना पावर करें कि 64 हो जाए, दैट इज़ 2। और एक्सपोनेंट ऑफ 2 बेस 8 का मतलब 8 पे पावर 2, सीधी बात। और वही बात एंटी लॉग ऑफ बेस 2, एंटी लॉग ऑफ 2 टू बेस 8 का मतलब भी वही हुआ। यानी एक्सपोनेंट या एंटी लॉग बात एक ही है, इस बात को समझना है। यानी कहीं न कहीं लॉगरिथम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉगरिथम का जो उल्टा होता है एंटी लॉग होता है, और लॉगरिथम का उल्टा होता है एक्सपोनेंट। तो अगर कहीं न कहीं इसका ये दोनों के दोनों उल्टे होते हैं तो दोनों एक ही बात हो गए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये रिश्ता आपको समझ में आनी चाहिए। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे रिश्ते समझ लिए। अब फटाफट एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथम फंक्शन कैसे बनाते हैं इस चीज़ को हम समझेंगे, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद इट। यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके पहले हमें कहीं न कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, जो हमें पहले से मालूम है। y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और कहीं न कहीं इसका लॉगरिथमिक फंक्शन हमें अगर कहीं न कहीं प्लॉट करना है लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी y इक्वल टू लॉग बेस ई ऑफ एक्स, y इक्वल टू लॉग बेस ई ऑफ एक्स। तो कहीं न कहीं इसका हमें प्लॉट करना है इससे, इसका इन्वर्स ये होगा। ये बात आपको अब तक समझ में आ जानी चाहिए। अगर इसका इन्वर्स ये है तो हम y इक्वल टू एक्स के अलोंग, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। 10th क्लास में आप कहीं न कहीं y इक्वल टू एक्स लाइन खींचे होगे, जो कि एकदम बीच में तिरछे सीधे लाइन जाती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाती है। तो कहीं न कहीं ये y इक्वल टू एक्स है, ये भी हम जानते हैं। अगर यहाँ पे मिरर रखते हैं और कहीं न कहीं इस पूरे ग्राफ का अगर मिरर इमेज इधर हम बना देते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हमें मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे 1 लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और यहीं से बात शुरू करता हूँ। तो इसका कहीं न कहीं इमेज इधर की तरफ बनेगा, तो कैसे बनेगा, जस्ट आई एम मेकिंग हियर लाइक दिस। इसका इमेज बन गया। और दूसरी चीज़ कहीं न कहीं और आगे इसे बढ़ाते हैं तो इसका भी इमेज हमें बनाना होगा, तो इसका इमेज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो नया वाला ग्राफ बना है, ये जो नया वाला ग्राफ बना है वो ग्राफ है y इक्वल टू लॉग बेस ई
ऑफ एक्स। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस बात को और अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम कहीं ना कहीं e पावर x का यानी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करके लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बना चुके हैं। आपको समझ में आ गया, आप इसे नोट डाउन कर लो कि किस तरीके से हमने इसका इमेज बनाया। लेकिन अगर आप नोट डाउन कर लिए हो तो अब मैं एक काम करने वाला हूँ, आपको लॉग के फंक्शन के ग्राफ तक पहुँचाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी इनको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अभी आप नोट डाउन कर लिए तो इसे हम हटा देते हैं, और जो हमारे पास अब नया फंक्शन मिल चुका है, नया ग्राफ जो मिल चुका है, वो जो नया ग्राफ हमें मिल चुका है वो ग्राफ किसका है, लॉग का। तो ये लॉग का ग्राफ है ना। तो लॉग का ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर कहीं न कहीं y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स है तो उसका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो लॉग में भी कुछ दो बातें होती हैं ग्राफ बनने की, तो दोनों लॉग के ग्राफ को हमें बना लेना होगा, और वो क्या होता है उसे बनाते हैं। अभी इसका आइडिया आपको लग चुका है। आगे हम कहीं ना कहीं लॉग में एक और दो तरह का इसमें ग्राफ बनता है जो कि इसके बेस से रिलेटेड होता है, तो उसे हमें कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट के क्रम में हम कहीं न कहीं देखें तो लॉग का कहीं न कहीं दो तरीके से लॉग होता है, और इस लॉग में जो बेस की अलग अलग वैल्यूज़ होती है उस पर लॉग का ग्राफ डिपेंड करता है। तो लॉग का बेस अलग अलग कैसे हो सकता है उसको हम पहले समझते हैं। तो कहीं न कहीं हम कुछ लॉग की वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि मान लें यहाँ पर मैं लॉग लिख रहा हूँ और यहाँ बेस में मैं लिख रहा हूँ 2 और यहाँ लिख रहा हूँ x। तो बेस की खासियत क्या है, ये जो 2 है 1 से बड़ी है। अगर कहीं न कहीं इसके अलावा एक और मैं लॉग लिखता हूँ तो बेस में e और यहाँ पे x, e की वैल्यू होती है लगभग 2.718 एंड डॉट डॉट डॉट, बहुत लंबी वैल्यू होती है। एक तरह से ये जो नंबर है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी कहीं न कहीं इसी की कैटेगरी में आता है, जो कि ग्राफ में अभी कुछ देर पहले इसका मैं बनाया हूँ। उसके अलावा हम और वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। सोचने वाली बात है, अगर यहाँ बेस 10 कर दें तो इसको कॉमन लॉग कहते हैं और इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो ये कहीं न कहीं कॉमन लॉग की कैटेगरी में आता है, ये कॉमन लॉग की कैटेगरी में आता है, और ये नेचुरल लॉग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब कॉमन लॉग नेचुरल लॉग अगर दोनों की बात करें तो कहीं न कहीं इन दोनों का ग्राफ एक ही जैसा होता है, ग्राफ एक ही जैसा दिखता है, और ये ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगर इस लॉग की बात करेंगे तो इस लॉग में जो डिफरेंट होता है वो बेस ही अलग होता है। बेस कैसे अलग होता है, जैसे y इक्वल टू लॉग, और जो बेस होता है दैट इज लेस देन 1। लेस देन 1 अगर लेंगे तो हाफ वाली वैल्यू ले लेंगे, या दूसरा हम क्या ले सकते हैं लॉग, और जो बेस है उसको 0.23 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, और यहाँ पे x लिखती है। या y इक्वल टू लॉग 1/√2 भी हमने लिख दिया, ये वैल्यू भी 1 से छोटी है, तो फिर यहाँ पे हमने लिख दिया x। तो इस तरह का भी लॉग होता है जिसमें बेस में आप देख रहे होंगे कि ये बेस 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, और यहाँ पे बेस देख रहे होंगे कि सबका बेस 1 से बड़ा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा और इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पे इसमें भी 1 ही होगा। अच्छा, एक डिफरेंस की बात देखें, यहाँ पे आप जब ग्राफ आगे बढ़ा रहे हो, जैसे कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो ग्राफ ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो ग्राफ नीचे की तरफ चलता जा रहा है। तो इस ग्राफ को, इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहते हैं। ये जो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि वैल्यू x की वैल्यू जब आगे बढ़ती जा रही है तो ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। यहाँ x की वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है तो ग्राफ नीचे उतरता जा रहा है, तो इसे हम डिक्रीजिंग कहते हैं। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या अंतर पड़ता है इससे? इससे अंतर ये पड़ता है कि यहाँ सब सीधा सीधा होता है
और यहाँ सब उल्टा उल्टा होता है, यानी जो आप एक्सपेक्ट करोगे उसका उल्टा यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो एक्सपेक्ट करोगे वैसा ही होगा। तो क्या कैसे उल्टा और कैसे सीधा होता है इसको हम समझते हैं, लेकिन यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक की बात, है ना। ये जो है ये दूसरे ग्राफ का है, उस ग्राफ में मत मिला देना, और ये वाला जो कंडीशन है ये पहले ग्राफ का कंडीशन है, ठीक है। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, जस्ट मेक इट। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका रिलेशन क्या रह जाता है, क्या बदलाव, क्या अलग हो जाता है। तो आप ऐसे समझो कि मान लें एक वैल्यू लिखी है लॉग, अब बेस हम लिख देते हैं ई, ठीक है, बेस ई, और यहाँ पे लिख देते हैं 4, सॉरी x लिख देते हैं, इज ग्रेटर देन 0, एक इनइक्वलिटी फॉर्म करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा करते हैं, लॉग बेस 1/3 x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दोनों में ये वैल्यू लिखी है, लेकिन आपको मैंने सिखाया था अभी कुछ देर पहले ये बात सिखाया था कि अगर लॉग से फिर से एक्सपोनेंशियल में आना है तो कैसे करते हैं। तो जो इसका बेस आता है आगे वाले को आके कंधे पे उठाता है, तो ई आएगा 0 को कंधे पे उठाएगा तो लॉग चुपचाप चला जाएगा, तो लॉग गया। ये क्यों हमने किया, ये इसलिए किया ताकि हम कहीं न कहीं वैल्यूज़ में आ जाए, इससे हमें x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे जो इनइक्वलिटी का साइन है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही काम होगा, 1/3 आएगा जो बेस है, 0 को कंधे पे उठाएगा और यहाँ x रह जाएगा। और दूसरी चीज़ इनइक्वलिटी की साइन उलट जाएगी, क्योंकि इनइक्वलिटी में मैंने पढ़ाया है कि जब भी कहीं न कहीं डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो आपकी इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाती है, उलट जाती है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन से इनइक्वलिटी की साइन उलट जाती है। e पावर 0 1 होता है तो यहाँ x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, और यहाँ इसका भी पावर 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी x इज लेस देन 1। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो बदलाव किस तरीके से आ रहे हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन होने का क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। डू इट देन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि कहीं न कहीं इसको ये वैल्यू कहाँ कहाँ डिफाइंड है, तो इसका डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। डोमेन फाइंडिंग का क्रम बताते हैं, लॉग जहाँ जहाँ डिफाइन है उसी हिसाब से डोमेन हम फाइंड आउट करेंगे। जस्ट ट्राई इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। तो यहाँ पे हमें कैसे करना होगा, इसका डोमेन अगर फाइंड आउट करना है तो यार डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो। तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि लॉग का कहीं न कहीं इस लिमिट को तो समझना ज़रूरी है ही। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लॉग वाला फंक्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे x-4 है, तो मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी पहली बात मैंने बताया था x-4 शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो बेस है इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, पहली बात बताई थी। और दूसरी बात हमने बोला था कि x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी बेस जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। शुरू करने से पहले ये डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1। लॉग के डेफिनेशन को इतना तो कम से कम समझाया ही था हमने। अगर कहीं इनके इन सारी बातों को देखा जाए तो हमारे पास एक बात ये मिली, दूसरी बात ये मिली और तीसरी बात ये मिली। तो अगर कहीं इनके x इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर लेता है, अगर x इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो कहीं न कहीं उससे निकलने वाली जो वैल्यू वही x की वैल्यू होगी। तो इसको और नीचे लिख देते हैं। तीनों वैल्यूज़ को हम एक साथ देखते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, x इज़ ग्रेटर देन 4। यहाँ पे क्या निकल के आता है, x इज़ ग्रेटर देन 2।
और यहाँ पे निकल के आता है x इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू -1, सॉरी दिस becomes plus, so this is 3. This must be clear to you. तब कहीं न कहीं ये जो सारे x के वैल्यूज़ हैं, सारे x के वैल्यू को क्या करते हैं, एक जगह पे लाते हैं और देखते हैं ये कहाँ कहाँ एग्री होते हैं. तो एक 4 है, एक 2 है, एक 3 है, तो 2, 3, 4 नंबर लाइन पे पहले हम डिपिक्ट कर देंगे. ये वाली वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो 4 पे सर्कल करेंगे. क्यों? क्योंकि 4 इसमें नहीं है और हम एक सीधी लाइन खींच देंगे 4 से ज़्यादा वाली वैल्यू के लिए. दूसरा क्या है, ये वाली वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो 2 पे भी हम सर्कल खींचेंगे और कहीं न कहीं एक सीधी लाइन खींचेंगे ज़्यादा वाली. ठीक है. और तीसरी वैल्यू की बात करेंगे, जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, यानी x जो है 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है, बस 3 के बराबर नहीं होना चाहिए और सब होना चाहिए. ठीक है. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई इन सब में कॉमन क्या है. तो कॉमन देखने का जो फंडा होता है वो क्या होता है कि अगर तीन बातों को लेके चल रहे हैं तो 3 माले वाला हमें घर चाहिए और वो 3 माले वाला घर यहाँ पे मिल रहा है हमें और कहीं नहीं मिल रहा है. और हर जगह क्या है, 2 है. तो 2 से नहीं हमें काम चलाना है, हमें 3 से काम चलाना है. चूँकि यहाँ पे 4 में एक सर्कल पड़ा हुआ है, अगर सर्कल आ गया तो यहाँ ओपन ब्रैकेट हो गया, ये बात पक्की हो गई. और कहीं न कहीं इन्फिनिटी तक ग्राफ जाएगा तो इन्फिनिटी लग गया. और इन्फिनिटी कहीं न कहीं इन्फिनिटी के बगल में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है. तो इस तरीके से जो x की वैल्यू है दैट इज़ फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी होगी. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. कंडीशन मैंने अभी भी चेंज ना करी, कंडीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है और क्वेश्चन चेंज हो गया है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन को भी समझें ताकि कहीं न कहीं लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको पहले समझ में आए. लॉग में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये बात समझ में आए, इसीलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ. जस्ट सी टू इट और इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आप डाल सकते हो. सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं. तो कहीं न कहीं इस फंक्शन को फिर से उठा के लाते हैं, जो भी वैल्यू है x² + 3 और ये है x² + 7. इसको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि x² + 7, जो कि कहीं न कहीं यहाँ पे अभी रूल दिया है कि ऊपर नीचे दोनों वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए. तो x² + 7 शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली बात होनी चाहिए. दूसरी बात क्या होनी चाहिए, x² + 3, यानी जो ये वाली बात है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. और तीसरी बात क्या होना चाहिए, x² + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1. ये कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है. तो इसमें समझने वाली बात क्या है यार, छोटी सी बात समझो कि अगर कहीं न कहीं 2 का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया 4, 0 का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया 0, -2 का स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा 4. यानी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है 0. किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो 0 हो सकती है. यानी x² की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है. तो अगर कहीं इनके यहाँ पे डिस्कशन की बात करें, x² + 7 को यहाँ पे लेके बैठे तो x² की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है. तो 0 + 7 यानी 7, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 7. इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी 7. मैंने ये कहा कि x² + 7 लिखे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और 7 पहले से पड़ा हुआ है, यानी आंसर हो गया 7. यानी ये जो गिवन वैल्यू है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 7, यानी 7 से छोटा ये हो ही नहीं सकता. जब 7 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता तो 0 से बड़ा तो हमेशा होगा. यहाँ भी x की मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है तो 0 + 3 हो गया 3, यानी ये वैल्यू कभी 3 से छोटा हो ही नहीं सकता. ये वैल्यू कभी 3 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो 0 से हमेशा बड़ा होगा. इसका मतलब x की कोई वैल्यू आप डालोगे 3 से कभी छोटा होगा ही नहीं, तो 0 से ये हमेशा बड़ा होगा.
ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये वैल्यू 0 से कभी छोटा हो जाए। तो मतलब ये क्या है, ऑलवेज, मतलब ये जो बात है ये कहीं ना कहीं ऑलवेज ट्रू है, और ये वाली बात भी क्या है, ऑलवेज ट्रू है। और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3। इसका अगर मिनिमम वैल्यू देखा जाए दैट इज 3, और जब मिनिमम वैल्यू 3 है तो क्या कभी 1 हो सकता है, नहीं, 1 कभी भी नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ऑलवेज ट्रू। ये वाली बात भी कहीं ना कहीं हमेशा लागू होगी, x की कोई वैल्यू हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारा बात समझ डालने के बाद, ये सारा वैल्यू कहीं ना कहीं इसमें पुट करने के बाद हमें समझ में आया कि x की हर वैल्यू के लिए यहाँ log डिफाइन होगा। हियर log इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सामने अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को देखें और इस पे डिस्कशन करें कि ये थर्ड क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, यानी क्या ये x की हर वैल्यूज के लिए या x की किस वैल्यू के लिए ये लॉग डिफाइन है। इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई ऑन योर ओन। तो कहीं ना कहीं इन सवालों के साथ आपका होमवर्क जो बनता है वो होमवर्क बगल में लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हो, इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। और ये वाली बात हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली बात डिस्कस करते हैं तो इसको हम फिर से लेके आते हैं, और दिस इज log -x² + x - 1 x² + 3। ऑब्वियसली वही सारे डिस्कशन होने वाले हैं जो लॉज अब आपको याद हो गए होंगे। पहला काम करोगे कि ऊपर वाली वैल्यू को लाओगे और कंडीशन रखोगे कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा काम क्या करोगे, फिर नीचे वाली वैल्यू को लाओगे और फिर कंडीशन रखोगे दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरा काम करोगे कि x² + 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी नीचे वाली वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। तो ऑब्वियसली हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले कहीं न कहीं क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो तो 3 है। तो अगर मिनिमम वैल्यू इसकी 3 है तो कभी 1 के बराबर होगा नहीं। तो ये तो भाई ये वाली बात ऑलवेज ट्रू होगी, कोई वैल्यू x की डाल दो। ऑब्वियसली ये वाली बात भी ऑलवेज ट्रू होगी क्योंकि ये 1 से बड़ा होने ही वाला है, जो जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ कहीं ना कहीं बात को डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो ऐसे केस में इसको हम फैक्टर करते हैं ताकि कहीं ना कहीं x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सके। तो फैक्टर करने से पहले तो यही चेक करना पड़ेगा फैक्टर हो पाएगा कि नहीं। फैक्टर हो पाएगा कि नहीं इस बात को चेक करने के लिए हम d निकालते हैं, और d होता है b² - 4ac। b की वैल्यू अगर यहाँ से लो तो b की वैल्यू x, इसको कंपेयर ax² + bx + c से कंपेयर कर सकते हो। तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू क्या है, -1। तो इस तरीके से 1 - 4 दैट इज -3। तो यहाँ से हमें निकल के आया कि d की वैल्यू जो है लेस देन 0 है, d की वैल्यू लेस देन 0 है। a की वैल्यू फिर देखते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे -1 है, a की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो a की भी वैल्यू लेस देन 0 है। अगर d और a दोनों की वैल्यू लेस देन 0 है तो पहले समझो d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, इसका मतलब फैक्टर तो नहीं होगा, तो फैक्टर वाली बात खत्म हो गई। d और a दोनों की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, यानी दोनों के दोनों लेस देन 0 हो गए, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी खासियत क्या होती है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव। और अब कहीं ना कहीं इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव होने वाला है, और जब ये कोई भी वैल्यू डालोगे x का नेगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं ये बात कभी ट्रू नहीं होगा, और ये बात कभी ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन कभी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो सारे वैल्यूज के लिए लागू हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई एक भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई एक भी वैल्यू नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा, अंत में हम देख रहे हैं तो इसका डोमेन दो जगह तो बहुत सारा मिल रहा है, सारी वैल्यू मिल रही है, लेकिन एक जगह एक भी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डोमेन होगा इसका, यहाँ पे जो डोमेन होगा x का वो होगा 5।
यानी आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, ठीक है।